हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसी टॉपिक में बच्चों हम पढ़ते हैं वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में। अब अभी तक के जो हमने टॉपिक पढ़े थे वो सब पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या था, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियल थे, मतलब जितने बिफोर थे उतने ही आफ्टर भी है। तो वो तो थी हमारे पास नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो मेनली हमने तीन चीजों के लिए देखा था, सुक्रोज, ग्लूकोज और यूरिया। मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट या जो भी सॉल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में आफ्टर मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता, आफ्टर और बिफोर अपनी प्रॉपर्टी को सेम रखता है, तो उन सब के लिए हमने ये चीजें पढ़ी थी। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेई नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लास 12th के लिए तो है ही, साथ में जेई और नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि यहां पर जो भी हमने सॉल्यूट को लिया है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है, मतलब वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है बच्चों, या फिर वो जुड़ के अपने मॉलिक्यूल का साइज को इंक्रीज कर ले रहा है। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। यहां पर हमने देख रखा है, देखो दो डायग्राम बने हैं। एक में हमने क्या किया, जैसे कि ग्लूकोज पार्टिकल्स लिया, हमने 1 पार्टिकल्स ग्लूकोज का लिया था बच्चे ये, और इनिशियल और आफ्टर बिफोर लिया और आफ्टर भी वही है, 1 पार्टिकल है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखो 1 पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रही। लेकिन हुआ क्या है, एबनॉर्मल का मतलब क्या था, हमने एक पार्टिकल डाला लेकिन इसके पार्टिकल हमें कितने मिले, 2। हमें यहां पर 2 पार्टिकल मिल रहे हैं। देखो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी बच्चों। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब इन दोनों में चेंजिंग समझ में आया होगा। नॉर्मल का मतलब क्या था, पहले जितने पार्टिकल थे बिफोर आफ्टर भी वही हुए डिसॉल्व होने के बाद, लेकिन यहां पर पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए, या फिर हमने क्या किया, 2 पार्टिकल लिए आपस में जुड़ के एक पार्टिकल बना दिया। मतलब यहां पर हम 2 चीजें देखेंगे, एक तो बाई डिसोसिएशन और एक बाई एसोसिएशन। चलिए इसको समझते हैं बच्चों। अब हम बाई डिसोसिएशन बाई एसोसिएशन, तो पहला हमारा टॉपिक है बच्चों बाई डिसोसिएशन। फर्स्ट नंबर टॉपिक है बाई डिसोसिएशन। अगर हमारा सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो जा रहा है, पहले इनिशियल कितने पार्टिकल थे, 1 थे, ब्रेक डाउन हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पार्टिकल कितने हो गए, 2। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मीनिंग तो यही हुआ कि अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो हमें एक तो समझ में आ गया, बाई डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब समझते हैं इसका मोलर मास कितना था Na का, Na का था 23 और इसका था 35.5, यह आ गया 58.5। सपोज ये एक NaCl है बच्चों, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसके पार्टिकल्स क्या हुए होंगे, इसका जो मोलर मास था वो कितना हो गया, हाफ हो गया। इसका मोलर मास कितना हो गया, हाफ। ये हो गया देखो 58.5/2, क्योंकि 2 पार्टिकल में डिवाइड हो गया था। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, आयन बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, पार्टिकल बढ़ रहे थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही थी। और अगर मास कम हो रहा है, देखो मास ज्यादा था तो नंबर ऑफ आयन कम थे बच्चे, मास कम है तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास अगर बढ़ रहा है
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, आयन कम है, मास कम है तो फिर आयन ज्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास। तो इसमें यही दिया है बच्चों कि हमारे पास एक आयनाइजेशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल वो क्या हो जाते हैं सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाते हैं, और वही आयन किसकी तरह काम कर रहे हैं यहां पर, पार्टिकल की तरह काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और मास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है बच्चे, यह हमने यहां पर पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, बाई एसोसिएशन। डिसोसिएशन में जितने भी आयोनिक सॉल्ट हैं बच्चे, यही नहीं KCl, MgCl2, K2SO4, सब में यही होगा। बाई डिसोसिएशन कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो, ब्रेक डाउन होगा, आयंस बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ब्रेक डाउन हो रहा है, मोलर मास कम हो जाएगा, मोलर मास कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर समझते हैं अब हमारे पास है बाई एसोसिएशन। जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स जुड़ जाता है, अगर एसोसिएट हो रहा है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जुड़ के एक सिंगल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड होके एक सिंगल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, बाई एसोसिएशन। हमने क्या किया, एसिडिक एसिड ले लिया, मीडियम क्या ले लिया, बेंजीन। वो सब आयोनिक कंपाउंड किस में ब्रेक डाउन हो रहे थे, वाटर में। यहां पर मीडियम क्या है बच्चे, नॉन आयोनिक कंपाउंड है, तो यहां पर हमारे पास मीडियम क्या रहेगा, नॉन आयोनिक सॉल्वेंट रहेगा, नॉन आयोनिक सॉल्वेंट। तो ये हमने ले लिया, यहां पर बेंजीन ले लिया। एसिटिक एसिड हमारे पास था और ये जुड़कर इसने क्या बना दी बच्चे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल इधर कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है बच्चों। इधर कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, 1। देखो अभी हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। और यहां क्या देखा हमने कि नंबर ऑफ पार्टिकल तो कम हो चुके हैं, देखो 1 हो चुके हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई एसोसिएशन में डिक्रीज कर जाएगी बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। अब हमने क्या देखा कि इसका, आप समझिए इधर पे, यहां पर क्या है, मोलर मास, मोलर मास है, मोलर मास हमारे पास क्या है, आप एक के रेस्पेक्ट में देखिए बच्चे, क्योंकि पार्टिकल तो यहां एक ही बन रहा है, आप इसका भी एक ही पार्टिकल को लीजिए। एक पार्टिकल का मास कितना हो गया इसका, एसिटिक एसिड का 60 U होता है बच्चे, आप सबका फाइंड करेंगे तो 60 U। तो यहां पर एक पार्टिकल, ये एक ही मिल रहा है, दो मिलकर एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो यहां का मास कितना है, 120 U। अब समझिए कि यहां मास कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे, यहां मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है बच्चों, यही हमने इसमें लिख रखा है सारा कुछ, कि अगर एसोसिएशन हो रहा है, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सिंगल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, और जिससे मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी बच्चे। तो यही इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। चलिए अब एक एक करके, अब इसी में हम समझते हैं बच्चों वेंट हॉफ फैक्टर को। अब क्या पढ़ेंगे इसमें हम, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं हम इसे। ये क्या है हमारे पास, देखना बच्चों, अभी हमने देखा था, दो वैल्यू देखी थी हमने इसमें। दो वैल्यू क्या देखी थी कि हमारे पास, एक मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव था, और हमने डालते समय एक NaCl डाला,
ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ पार्टिकल इधर कितने हो गए, 2 हो गए। ये क्या थी, नॉर्मल वैल्यू, लेकिन ये क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को, ये हमारे पास है कैलकुलेटेड, और ये क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल। या फिर ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। अब यही हमारे पास देखो, आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर एक रेशियो है, किस किस का रेशियो है बच्चों, देखना कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू का रेशियो है। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। और मोलर मास के, देखो मोलर मास क्या है, एक दूसरे के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन यहां पर एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। अब इसको समझते हैं कैसे, ये समझ में आया होगा, रेशियो किस किस का चीज का है, रेशियो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, और दूसरा हम मोलर मास के टर्म में क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों। इसी में ये दे रखा है बच्चों मैंने इसमें आई की वैल्यू, अभी इसको हम देखेंगे कि आई की वैल्यू को हम देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आई हम इससे निकाल सकते हैं। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं हम इस चीज को। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आई की वैल्यू मोलर मास जब ले रहे हैं तब हम सेम कैसे आ रही है, और जब पार्टिकल ले रहे हैं तब कैसे सेम आ रही है। देखो मैंने ले लिया बच्चों NaCl, और NaCl को इन वाटर में देखा और ब्रेक डाउन हुआ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया। अब ये जो यहां पर हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 100% डिसोसिएशन। ये क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन। आई है क्या हमारे पास, आई है, आई हमारे पास था पार्टिकल्स के फॉर्म में, अगर आपको ध्यान में आ रहा है, पीछे अभी हमने यही दिखा था, क्या था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों आई की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, हमें जो आफ्टर मिला, कितने पार्टिकल्स मिल गए बच्चों, 2 लिख दिए, अपॉन यहां कितना है 1, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 2। मोलर मास के टर्म में देखते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा बच्चों। मोलर मास के टर्म में हमने देख लिया, मोलर मास के टर्म में आई को हमने बोल दिया बच्चे नॉर्मल मोलर मास, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल। नॉर्मल NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5। एबनॉर्मल कितना हुआ, पार्टिकल्स 2 हो गए बच्चे, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इनिशियल का, डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट हो गया बच्चे, 2 न्यूमरेटर में आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ चुकी है। देखो पहले भी 2 थी हमारे पास आई की वैल्यू, और बाद में भी मोलर मास के भी टर्म में 2 है, तो हम दोनों में बोल सकते हैं बच्चे हमारे पास आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है, किस किस का रेशियो है, एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, या फिर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो ऐसे हम डिफरेंट पार्ट में आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक पार्ट हम यहां पर समझते हैं कि जब कोई भी चीज 100% ब्रेक डाउन हो रही है, तो उस कंडीशन में हम सीधे सीधे बोलते हैं
कि आफ्टर अपॉन बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। अब इसी की वजह से, इस आई की वजह से आने से, क्योंकि देखो जब तक ग्लूकोज था, सुक्रोज था, यूरिया था, तब नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर और आफ्टर सेम थे, मतलब बिफोर भी 1 था, बाद में भी 1 था, तो फॉर्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं आई थी। जैसे ही हमारे पास यहां पर आई की वैल्यू आई तो पूरे फॉर्मूले हमारे चेंज हो गए बच्चे, पूरे के पूरे फॉर्मूले चेंज हो गए। आप समझना हमने क्या लिया, यहां पर हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में है, एक हमारे पास इधर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो दिया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी क्या है, एक हमारे पास इसमें और भी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या था बच्चे देखना, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वस टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस इसमें क्या जोड़ दो आप, आई जोड़ दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा रहा है या फिर कम करेगा, दोनों में से एक चीज होगी, तो आई जोड़ देंगे इसमें। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। सेम इसी ढंग से देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या आ गया, आई इंटू के बी इंटू एम। देखो आई जुड़ चुका है, आई इसलिए जुड़ा क्योंकि यहां पर अब हमारे पास या तो NaCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, या फिर एसिटिक एसिड हो सकता है, ये सारी चीजें। डिप्रेशन में भी आई जुड़ जाएगा, ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई जुड़ जाएगा। सारे की सारी हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो चेंज होगी बच्चे, वो मॉडिफाइड फॉर्म, ये चीज हमारे पास है। अब हम तीन चीजें समझते हैं बच्चों, जब भी डिसोसिएट हो रहा था तब आई की वैल्यू क्या आ रही थी बच्चे, 1 से ज्यादा, पार्टिकल्स टूट रहे थे तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा थी, तो आई की वैल्यू 1 है, देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब यहां पर सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 मतलब बिफोर अपॉन आफ्टर, बिफोर 1 था, आफ्टर भी 1 ही है, मतलब हमने एक पार्टिकल ग्लूकोज का डाला और सॉल्यूशन में भी हमें एक ही मिला बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। There is normal state of solute, that is there is no association dissociation of solute in the solution। जैसे कि इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं, एग्जाम्पल यहां पर आ जाएंगे जो नॉर्मल स्टेट में रहते हैं बच्चों, ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया, ये सारे कुछ जिनमें आई की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हुआ क्या, आई अगर लेस देन 1 है तो इस कंडीशन क्या है, मतलब हमारे पास सपोज पार्टिकल क्या है, पहले सपोज 2 है और एसोसिएट होके एक पार्टिकल बन रहा है, पहले 2 थे एसोसिएट होके एक मिल रहा है, मतलब आफ्टर अपॉन बिफोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बिफोर एसोसिएशन, मतलब आफ्टर कितने हैं, 1 है, बिफोर कितने थे, 2, 1/2 कितना हो जाता है बच्चे, 0.5, लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है देयर इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, लेस देन 1 एसोसिएशन। अगर नॉर्मल स्टेट में I इक्वल टू 1 तो नॉर्मल स्टेट में सॉल्यूट रहेगा। अब इसके बाद समझते हैं आगे बच्चों, आगे हमारे पास क्या है कि हमने क्या लिया, जैसे MgCl2 ले लिया, डिफरेंट पार्ट लेते हैं, डिफरेंट में फाइंड करते हैं एक एक करके। अब मैं जो तरीका आपको बताऊंगा बच्चे वो तरीके को आपको समझना है। अभी तो पहले मैंने ले लिया कि ये 100% ब्रेक डाउन हो रहा है, MgCl2 है, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में ब्रेक डाउन हुआ और ये 2 पार्ट में टूट गया, Mg2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl नेगेटिव, और ये जो अभी हो रहा है बच्चे ये 100% ब्रेक डाउन हो रहा है। जब भी 100% या कंप्लीटली डिसोसिएट क्वेश्चन में दिया रहता है तो हम सीधे सीधे आई की वैल्यू को क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू को लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल
सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बिफोर डिसोसिएशन, है ना। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आफ्टर अपॉन बिफोर। देखो कितने पार्टिकल हैं, एक ये है, दो ये, कितने हो गए, 3 हो गए, और बिफोर कितना है बच्चों, 1, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये तो हमारे पास 100% है। अब क्वेश्चन में अगर देता है कि ये पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब 95% डिसोसिएट हो रहा है, 65 हो गया, 98 हो गया, तो उस समय हम कैसे देखेंगे इसको, देखिए ये आप पहले 100% के लिए समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसको हम समझते हैं बच्चों कि अगर ये पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, पार्शियली में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास MgCl2 था, इसको हमने ब्रेक डाउन किया, Mg2 पॉजिटिव और प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। बच्चों मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, बाद में फॉर्मूला भी नोट करा दूंगा, इसमें फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है, आप ज्यादातर इसी मेथड को अप्लाई करिएगा। और ये अभी क्या है, पार्शियली डिसोसिएट है, ये क्या हो रहा है अभी, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। अगर पार्शियली हो रहा है, आप देखते हैं इनिशियल पार्टिकल, हमारे पास हमने देखा कि इसके इनिशियल पार्टिकल मतलब एट टाइम t इक्वल्स टू 0। जनरली हम अगर इक्विलिब्रियम अगर आपको ध्यान में होगा ना, उसमें हम ये करते थे, यहां प्रोडक्ट होता था बच्चे, और यहां रिएक्टेंट होता था, रिएक्टेंट तो मैक्सिमम था और प्रोडक्ट क्या था, वो मिनिमम होता था। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे रिएक्टेंट मैक्सिमम है, अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, और ये क्या है, मिनिमम। एट टाइम t, यहां पर क्या है, एट टाइम t पे अगर हम बात करें तो यहां पर क्या आएगा, एट टाइम t, अब ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कितना टाइम ब्रेक डाउन हो रहा है, हमने बोला कि अल्फा टाइम ब्रेक डाउन होगा, धीरे 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 रिएक्टेंट कम होता है बच्चों, प्रोडक्ट बढ़ता है। तो अब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, कितना, अल्फा इधर, और इधर कितना है बच्चे, देखो 2 पार्टिकल है तो 2 अल्फा। अब क्या करेंगे हम, आई की वैल्यू को फाइंड करते हैं बच्चों। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, अपॉन, और आफ्टर, बिफोर कितने हैं, ये आफ्टर थे बच्चे, ये क्या थे हमारे पास, आफ्टर, और इनिशियल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे क्या है, बिफोर है। बिफोर कितने हैं, 1 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 हो गया। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अब इसमें हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा, ये वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू रहेगी। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये 100% हो रहा है, सपोज 100% टूट रहा है, तो आई की वैल्यू तो हमने फाइंड करी थी, 3 आई थी, तो चेक कर लेते हैं बच्चों, 100/100 परसेंटेज को कन्वर्ट किया, 100/100 1, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू 3। अगर सपोज ये 95% हो रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि 95% डिसोसिएट, तो 95 डिवाइडेड बाई 100 0.95, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 0.95, ये आ जाएगा 1 प्लस 5 2 10, 9 2 18, 190, तो ये आ जाएगा 1.9, तो ये आ गया लगभग ये आ गया 2.9, ये 3 आया था, ये 2.9 आ गया। अब ऐसे आप मर्जी कितनी वैल्यू में फाइंड कर सकते हैं बच्चे, 90, 65, 35, 45, जहां पर जो बोलेगा वो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। इसी में अगला वाला देखते हैं बच्चों हम, क्या है हमारे पास, देखना, मैंने इधर ले लिया सपोज K2SO4, सबके लिए यही होना है बच्चों, ब्रेक डाउन कर दीजिए। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, +1, सल्फेट की कितनी है, तो सबको आती है बच्चों, -2,
तो ये बन गया K2SO4 ऐसे। कितना है ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। आई क्या है हमारे पास नंबर, अभी ये बोला कि हमने 100% ब्रेकडाउन, 100% डिसोसिएट हो रहा है, 100% हो रहा है, तो आई का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आफ्टर। आफ्टर कितने हैं 2 + 1 3, बिफोर कितने हैं बच्चों 1, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इसको अगर हमने बोल दिया कि नहीं ये तो पार्शियली ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर कैसे करेंगे। पार्शियली के लिए क्या करना है आपको, पार्शियली के लिए बच्चे क्या करना है कि इसमें क्या ले लेना है, यहां पर हमने बोल दिया कि पार्शियली ब्रेकडाउन हो रहा है, पार्शियली हो रहा है, तो अब ये जो मेथड अभी हमने पहले की थी उसी से करना है बच्चों, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। एट टाइम t = 0 पार्टिकल्स कितने हो गए बच्चे 1, इसमें कितने होंगे फिर, टाइम t = 0 है तो अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं 0, एट टाइम t तो ये कितना 1 - अल्फा, तो यहां कितना बचे 2 अल्फा और इधर कितना अल्फा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर अपॉन बिफोर, ये क्या है हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन है बच्चों, ये क्या है आफ्टर, ये क्या है बच्चों बिफोर। बिफोर डिसोसिएशन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 2 अल्फा। अभी 100% अगर होता, आई की वैल्यू अगर 100% दी है तो इसका मतलब 100/100 1 + 2 = 3, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर हाँ हमसे बोलता है कि नहीं 90% है तो फिर क्या करेंगे 90/100 0.9 आ गया, 1 + 2 × 0.9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 9 2 18 1.8 1.8 आ गया, तो इसका मतलब 2.8 आ गया बच्चे, है ना। इस ढंग से हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं बच्चे, कोई भी वैल्यू हो इस ढंग से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक अगर ये क्वेश्चन इससे ज्यादातर पूछा जाता है बच्चे, एक दे देता है हमें K4FeCN6, ये एक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका नेम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है बच्चों, ये अभी आप पढ़ोगे उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, तो ये कंपाउंड आपको ऐसा गिवन होगा। देखो बच्चे ये कैसे बनता है, पोटेशियम पे चार्ज +1 FeCN6, इस ढंग से ब्रेक डाउन होगा, तो ये है चार्ज -4, तो ये अपने आप बन जाएगा K4FeCN6। चलिए इसको देखते हैं हम आगे, ब्रेक डाउन हुआ एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा 4K पॉजिटिव, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ब्रेक डाउन नहीं होता बच्चों, तो प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। अब वही नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर यही बोलता है कि ये 100% ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर 100% हो रहा है तो क्या करेंगे हम बच्चों 100% में आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर हमारे पास क्या है, आफ्टर हमारे पास है 4 + 1 5, बिफोर है 1, तो 5 आ गया। अगर ये बोलता है पार्शियली तो सेम आपको क्या करना है, टाइम t = 0 तो ये 1 ये 0 और ये 0, एट टाइम t पे क्या आ जाएगा 1 - अल्फा और ये आ जाएगा 4 अल्फा और ये अल्फा। I = क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये आफ्टर ये बिफोर, आफ्टर कितना है 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, बिफोर कितना है 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, I = 1 + 4 अल्फा।
कितना आ जाएगा, 100% है, 100/100 1, तो 4 + 1 कितना आ गया, आई की वैल्यू 5 आ गई। 60% है, 60/100 है ना, सॉल्व करके लेंगे। 80% है तो 80% का फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट हम आयोनिक कंपाउंड बाय डिसोसिएशन के लिए हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो भी डिराइव करा दे रहा हूं। जैसे हमारे पास है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजिंग वेन हॉफ फैक्टर। हमारे पास क्या है बच्चे, एक पार्टिकल था, सपोज ये हमारे पास पार्टिकल है और n नंबर, ये कोई पार्टिकल था और ये ब्रेक डाउन होके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक पार्टिकल ब्रेक डाउन होके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर वही एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना हुआ बच्चे, 1, इधर 0, सेम एट टाइम t ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, n अल्फा। आई की वैल्यू यहां से सॉल्व कर लेते हैं, आफ्टर अपॉन बिफोर। आफ्टर कितना है, ये वैल्यू आफ्टर है बच्चे, इसमें कुछ डाउट नहीं करना है, ये क्या है, आफ्टर है, ये क्या है, बिफोर है। आफ्टर वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बिफोर क्या है, 1 + 0 तो मतलब 1 है ना। अल्फा को कॉमन ले लेंगे यहां से, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस, और यहां से आ जाएगा हमारे पास अल्फा, हमने यहां से कॉमन ले लिया और यहां से आ गया 1 माइनस n-1। एक सेकेंड, बच्चे सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा i इक्वल टू, अल्फा को कॉमन ले लेना तो ये आ जाएगा 1 + n-1 अल्फा, ये आ जाएगा, है ना। अब यहां से अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, i-1 अपॉन n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहां से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक ही आंसर रहेगा बच्चे दोनों में। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट नंबर है बाय एसोसिएशन। बाय एसोसिएशन में क्या देखते हैं हम, देखना हमारे पास जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड, आप समझिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर इसके फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। एसिटिक एसिड हमारे पास है, इसके 2 पार्टिकल थे और ये इन बेंजीन में आके डाइमराइज हो गया और इसने एक पार्टिकल का फॉर्मेशन कर दिया, CH3C डबल बॉन्ड O OH, C इधर OH और इधर आ गया डबल बॉन्ड, फिर इधर आ गया CH3। यहां पर क्या आया हमारे पास, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव और इधर पार्शियली नेगेटिव, है ना, इस ढंग से आया। आप क्या करेंगे इसमें, देखना बच्चे, हमारे पास क्या, आई की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूं, अगर मैं बोलूं कि ये 100% एसोसिएट हो रहा है, 100%, तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू, ये हमारे पास आफ्टर अपॉन बिफोर। आफ्टर कितना है बच्चे, 1, बिफोर कितने हैं, 2, तो ये कितना आ गया, 0.5। अगर नहीं हमने बोला कि ये पार्शियली एसोसिएट हो रहा है, पार्शियली के लिए कैसे देखते हैं, फिर पार्शियली के लिए क्या देखेंगे बच्चे, कि हमारे पास जो है अब ये 100% नहीं हो रहा है, अब हमने देखा कि पार्शियली एसोसिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पार्शियली। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0, सेम वही, आपको बस एक चीज समझनी है कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल को 1 लेके चलना है बच्चे, आपको यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या लेंगे, 1। देखो 2 से कितने पार्टिकल बन रहे हैं, 1, तो अगर मैं 1 लूंगा तो 1 से कितना बनेगा, हाफ, है ना। तो यहां पर क्या 1 ले लिया मैंने एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, इधर 0,
2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 लेके बच्चे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एट टाइम टी अब क्या आ जाएगा 1 माइनस एल्फा। देखो 1 2 था तो 1 बन रहा था, तो 1 था तो कितना आ जाएगा बच्चे, देखो अगर हमारे पास 1 है तो क्या हो जाएगा हाफ, 2 था 2 से एक पार्टिकल बन रहा है तो 1 होगा तो 1 से क्या बनेगा हाफ बनेगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा एल्फा बाई 2। तो आई की वैल्यू क्या है आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर क्या है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2, सॉल्व कर देंगे, बिफोर तो 1 ही है, 1 प्लस 0 1, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 एल्फा प्लस एल्फा बाई 2, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 2 माइनस एल्फा बाई 2, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई बच्चे इधर से। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू को पुट कर दो, सपोज हमने बोला नहीं कि ये 100% ब्रेक डाउन हो रहा है, 100% का मतलब हो गया अल्फा की वैल्यू 100 बाई 101, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 तो कितना हो जाता है 0.5, है ना। तो इससे हम किसी भी चीज का भी फॉर्मूले को यहां से हम इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। ये क्या बना रहा है डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अगर कहीं पर ट्राइमर मिल गया बच्चे, कोई जरूरी थोड़ी है हमेशा डाइमर ही मिले, अगर आपसे पूछता है कि यहां पर हमने 3 पार्टिकल्स लिए और ये ट्राइमराइज हो गया, मतलब एक पार्टिकल का फॉर्मेशन किया, ये क्या बना रहा है अभी ट्राइमर, आई की वैल्यू बतानी है इसमें। तो अगर ये 100% है, अगर ये 100% है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर 1 बिफोर 3, आई इक्वल टू 1 बाई 3। अगर ये सपोज पार्शियली होता है, अब मैं इसको कर लेता हूं पार्शियली, अब 100% नहीं कर रहे बच्चे, हमने क्या बोला ये पार्शियली है, पार्शियली है तो उसके लिए सॉल्व किया हमने, देखो 3a था, ध्यान से समझना है 3 है बच्चे, आपको वही सेम एट टाइम t इक्वल टू 0 1 ले लेना है और इधर 0, एट टाइम t बहुत सिंपल सा है बच्चे, 1 लेके चल रहा बस, 1 माइनस एल्फा तो क्या बन रहा है देखो 3 से 1 बन रहा है तो एल्फा बाई 3 हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर अपॉन बिफोर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 3 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा आई की वैल्यू 3 माइनस 3 एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 1, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3 एल्फा में से एल्फा को माइनस कर दिया 3 माइनस 2 एल्फा, है ना। एल्फा की वैल्यू को पुट करते चलेंगे अब हम, अगर 100% था एल्फा आ गया 1, 3 माइनस 1 तो इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3 भी था बच्चे सॉरी, इधर पे था हमारे पास, यहां पर 3 भी था, ये 3 था, तो कितना आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 एल्फा, अगर 100% है एल्फा की जगह 1, 3 माइनस 1 1 तो 1 बाई 3 आ गया। चलिए इसी ढंग से अगर हमारे पास सपोज अगर आपसे पूछता है कि ट्राइमर की जगह टेट्रामर बन रहा है तो क्या करेंगे आप, 4a से कितना बन गया हमारे पास एक पार्टिकल बनेगा, तो आई की वैल्यू अगर 100% एसोसिएट है तो 1 बाई 4 आ जाएगा, 1 बाई 4। अगर ये पार्शियली हो रहा है तो सेम इसी वे में करेंगे आप, ऑक्टामर कहीं पर बन रहा है 8a, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 8, 1 बाई 8 वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अगर इसी को मैं सॉल्व करूं फॉर्मूले के फॉर्म में तो बच्चे हमने क्या ले लिया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, वही एट टाइम t इक्वल टू क्या आ गया 0, तो इसको मैंने 1 ले लिया इधर 0, एट टाइम t, अब समझना अगर हमारे पास एक पार्टिकल 2 पार्टिकल थे उससे हमें 1 मिल रहा था, अगर यहां पर हमारे पास n पार्टिकल है तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें अल्फा बाई n, क्या मिलेगा बच्चे अल्फा बाई n,
मतलब अगर 2 था 2 से 1 मिल रहा था, 3 था 3 से 1 मिल रहा था। ऐसे यहां पर n है, n से 1 मिलेगा बच्चे हमें, n से हमें क्या मिल रहा है, एक पार्टिकल। तो वहां मैं जैसे क्या कर रहा था 1 माइनस एल्फा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल्फा बाई n आ जाएगा बच्चे। i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई n, और अपॉन क्या आ गया बच्चे 1। सॉल्व कर देंगे इसको, i की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखना, i की वैल्यू या एल्फा की वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं सीधे सीधे। एल्फा कॉमन ले लिया बच्चे इधर से हमने, 1 प्लस एल्फा कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाई n, और इधर आ गया एल्फा। और यहां से अल्फा की वैल्यू को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई n। ये यहां से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से हमारे पास सॉल्व हो जाता है बच्चे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहां से एसोसिएशन के लिए, और ये था हमारे पास पहले, इससे पहले डिसोसिएशन के लिए। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। बच्चे एक चीज इसमें सही कर लेना, यहां पर क्या आएगा हमारे पास, अल्फा कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एन माइन 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आ जाएगा बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको भी सही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आ जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट नंबर समझते हैं बच्चों, इसके बाद आप नया टॉपिक है हमारे पास बच्चे। इसके बाद है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें से किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये बताना है। अब देखो हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखना किसी भी हम सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट पे अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है बच्चे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और अगर इसी में पूछा जाता डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो आई पे डिपेंड करता है बच्चे, जितना सॉल्यूट जो है ज्यादा ब्रेक डाउन होता, आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता, उतना हमारे पास डेल्टा एफ बढ़ता है। तो मैंने ये बोला कि जैसे जैसे हमारे पास आई की वैल्यू बढ़ेगी, देखो आई की वैल्यू इसमें क्या आ गई, KCl को ब्रेक डाउन करो, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बिफोर आफ्टर कितने हो गए, 2 आ गया। इधर Na2SO4 ट्वाइस Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास आई की वैल्यू 2 + 1 3, AlCl3 में Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 4। ग्लूकोज में आई की वैल्यू क्या रहती है 1, ग्लूकोज में आई की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो आप इसमें यह समझना है कि जितना देखो एक सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आपसे उसमें पूछा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, जो सबसे कम ब्रेक डाउन हो रहा होगा बच्चे, सबसे कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछता है कि इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें, जिसमें आयंस का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होंगे, उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखते हैं कि अगर किसी भी सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे हमारे पास है 1% KCl, मतलब आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी फाइंड कर रखी है 2, ग्लूकोज में आई की वैल्यू क्या रहती है 1,
यूरिया में आई की वैल्यू क्या रहती है 1। बच्चे CaCl2 2 इधर से आ जाएगा Ca2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये आ गया Ca2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl नेगेटिव। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3। अब हमारे पास क्या है, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू 3 में है तो 1% CaCl2। इस ढंग से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर बच्चे क्वेश्चन हमारे पास है 0.1 m aqueous solution of MgCl2 at 300 Kelvin, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 4.98 atm. What will be the percentage of ionization of the salt? कितना परसेंट आयोनाइज हो रहा है ये बताना है। अब अभी ये 100% नहीं हो रहा है बच्चे, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बाई पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो क्या है, आई की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.92। आई की वैल्यू को सॉल्व करेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन 0.1, आर की वैल्यू होती है एटीएम में 0.0821, टेम्परेचर दे रखा है 300, तो आई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1.99 के समथिंग, है ना। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी बच्चों 1.99। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज आयनाइजेशन। MgCl2 को अभी फॉर्मूला भी वैसे हमने पढ़ रखा है, आई इक्वस टू क्या था हमारे पास, सॉरी अल्फा इक्वस टू I-1 अपॉन N-1। ये फॉर्मूला कर लेते हैं या फिर ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं। अब अल्फा इक्वस टू था I-1 अपॉन N-1, आई की वैल्यू कितनी है 1.99 माइनस 1 अपॉन N की वैल्यू क्या है MgCl2। जब ब्रेक डाउन होगा बच्चों आफ्टर डिसोसिएशन कितना दे रहा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, मतलब 2 + 1 3, 3 - 1 तो कितना आ गया 1.99, मतलब 0.99 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया ये बच्चों 2 4 = 8, 49% आ गया, मतलब 0.49 और ये 49% आंसर होगा बच्चे। 0. ये आ जाएगा 0.49 और इसको 49%, ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है बच्चों, इस ढंग से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट वीडियोस फिर आगे फिर हम इसी में और क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियोस इसमें बनाएंगे। चलिए ओके, थैंक यू।